वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रात से अब तक सियासी मंजरनामे पर या सियासी तब्दीलियों को अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से बदलती नज़र आ रही हैं। एक तरफ जहांगीर खान तरीन साहब के घर पर जो इशाइया हुआ और उसके बाद एक हम ख्याल ग्रुप का तश्कील होना और उनमें से कुछ लोगों ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आके गुज़िश्ता रात टेलीविज़न के ऊपर बाकायदा जहांगीर तरीन साहब पर एतमाद का इजहार किया, इमरान खान साहब से ज़्यादा इजहार किया और ये कहा कि हम तरीन साहब के साथ हैं और बहुत हो चुका और अब हम तरीन साहब जो कहेंगे हम वो करेंगे। आज तरीन साहब की पेशी भी थी, वो अपने हम ख्याल ग्रुप के साथ पेश भी हुए, अबूरी ज़मानत जो है उसमें तौसी भी हो गई 29 मई तक। लेकिन उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना, हम अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन इमरान खान साहब पर हमें एतमाद है क्योंकि वो इंसाफ पसंद हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रात से लेकर आज तक अगर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तमाम वफाकी वज़रा और जो दीगर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद इमरान खान बिहाइंड यू स्किपर करके एक हैशटैग जिस पर वो अपना पूरा सपोर्ट जो है उसका इजहार कर रहे हैं। और आज हमने वज़ीर आज़म को मोमन डैम का उन्होंने दौरा भी किया और उसके बाद उन्होंने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि वो किसी को NRO नहीं देंगे बल्कि कानून के नीचे तमाम माफिया को लेकर आएंगे, तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहांगीर खान तरीन साहब का एक हम ख्याल ग्रुप बन जाना, उसमें एक पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली के लिए वो भी नामजद कर देना और उसके बाद ये भी कह देना कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम आज भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। क्या इस ग्रुप की तश्कील इमरान खान साहब पर दबाव डालने के लिए किया गया है? और दूसरी जानिब क्या वाकई इमरान खान साहब इस वक्त मुश्किल में हैं और उन्होंने जो बीड़ा उठाया है कि वो तमाम शुगर माफिया को और तमाम माफियाज को अंजाम तक पहुंचाएंगे वो हमें होता नज़र आ रहा है या अब ये गेम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सेनेटर ओन अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद स्टूडियो में, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं अब्बास आफरीदी साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार अम्मार मसूद भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ सेनेटर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी कि यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक परेशानी की लहर तो है और उसका अंदाज़ा सोशल मीडिया पर अपने स्किपर को सपोर्ट करने से लेकर बयानों तक सब नज़र आ रहा है। आप लोगों के लिए ये कितनी ख़तरे की घंटी है कि एक बाकायदा ग्रुप जो है वो बन चुका है जिसमें पंजाब में ख़ास तौर से पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर कर दिया गया है और जबकि कौमी असम्बली का मौखर किया गया है। तो देखा जाए तो इखलाकी तौर पर तो पंजाब में नंबर्स आपके इंतहाई अब ख़त्म ही हो चुके हैं एक तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बीबी। मेरे ख्याल में जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस मूवमेंट के बाद या रात को जो एक सिलसिला चला उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट कमज़ोर है या उसको किसी किस्म का कोई खौफ में मुब्तला होना चाहिए, आई थिंक वो मिस अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनकी कंसेप्शन है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ मुझे 11 साल हो गए और जो इस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को समझ नहीं सका, उनके नैरेटिव को मुझे सही तरह रीड किया ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो 24 साल जो हमारी टोटल एक स्ट्रगल रह गई है वो थ्रू जो नैरेटिव यही था कि हमने अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड जाना और एहतसाब बिला तफरीक करना है, चाहे उसमें कोई हो, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। और प्राइम मिनिस्टर की जो एक क्रेडिबिलिटी है, एक जो करैक्टर है जो कि सारी दुनिया जिस पे ट्रस्ट करती है कि वो फेयर ग्राउंड पे जाके खेलते होते हैं। तो जब ये शुगर कार्टेल का इशू बना था पिछले साल तो उस वक्त 9 शुगर मिलों को जब सिलेक्ट किया गया था फॉरेंसिक ऑडिट के लिए, तो उसमें ये बड़ा क्लियर था कि इनके ऊपर ऑडिट किया जाएगा और इनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होगी इस कमीशन की रिपोर्ट पे उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। जब FIA ने अपना काम किया और उसमें बहुत सारे फिर दोस्त जो हैं वो इज़हार हमदर्दी के लिए तरीन साहब के घर गए तो उनकी रिजर्वेशन को एड्रेस करने के प्राइम मिनिस्टर ने आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले उनको इस्लामाबाद बुलाया और उनकी बात बड़े खुले दिल से सुनी और उनका ठीक है और हम आपकी जो रिजर्वेशन है उसको एड्रेस भी करेंगे। उनको एड्रेस इशू ये था कि वहाँ पे जो डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर शायद एडिशनल डायरेक्टर जो थे रिजवान जो है ना, वो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करे तो हमने एक और डायरेक्टर वहाँ पे साथ डिप्यूट कर दिया ताकि एक जॉइंट बन जाए। फिर उन्होंने कहा जी कि हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन फील हो रही है जी तरीन साहब के खिलाफ, तो उसके लिए उन्होंने बैरिस्टर अली जफर को कहा कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और देखिए। तो उस रिपोर्ट के आने से पहले इस रिएक्शन का आना मेरे ख्याल में कबल इस वक्त था, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं इसमें स्टिल अभी कोई खतरे की घंटी
मुझे फील नहीं बट द होती। रिएक्शन इज अगर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन अब्बास साहब, रिएक्शन अगर- इतना स्ट्रॉन्ग है कि एतमाद जहांगीर तरीन साहब पर है। जितने अगर भी हम आप ख्याल तरीन ग्रुप में साहब की अपनी स्टेटमेंट भी जरा देख लें तो उन्होंने 12 अपनी स्टेट में कम से कम 3 बार ये कहा कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूं और मुझे इमरान खान पे पूरा पूरा एतमाद है। और उनके जो लोग थे वो भी यही कहते रह गए। देखें, पर्सनल लेवल पे वेंडाटाज होते हैं, कुछ ग्रीवियंसेस होती हैं, हर बंदे का कोई नहीं। पंजाब में यकीनन किसी न किसी को ग्रीवियंसेस कहीं होगी। अब मैं देख रहा था वो इंतकामी कार्रवाइयों के वाले से बात हुई जी पंजाब में हो रही है, वो ऐसे इशूज जैसे किसी ने एसी ने किसी की बात नहीं सुनी, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी की बात नहीं सुनी, तो वो एक फील होता है कि शायद हमें इस वजह से उसको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा इश्यूज नहीं है, क्योंकि वो एक मूवमेंट चल रही होती है, एक स्पार ऑफ अ मोमेंट होता है, तो उनको ऐसा फील हो रहा है। अदरवाइज ट्रस्ट भी, ये जितने सारे लोग खड़े हैं, इनका जो माइंड सेट है, चाहे वो गुफ्तगू में कुछ भी करें, एट द एंड ऑफ द डे वो बल्ले के निशान पे आए हैं। वो समझते हैं कि लोगों का उनसे जो प्यार है, जो मैंडेट लेके जिस बेस के ऊपर वो बात कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली इमरान खान का अपना बयानिया है। तो वो उससे स्वे नहीं कर पाएंगे। गुफ्तगू की हद तक बात होगा, फ्यूरियस ये सारे लोग जो कि एक हम ख्याल ग्रुप में हैं और आपने कहा स्पर ऑफ द मोमेंट में कुछ शिकायत चाहे एसी से हो या किसी किस्म की भी हो, ग्रीवेंसेस हो, वो इमरान खान साहब की बात सुनेंगे या जहांगीर खान तरीन साहब की बात सुनेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई डिसीजन का टाइम एज सच आया नहीं है। तरीन साहब हैज स्पेंड अ वेरी गुड टाइम हमारी पार्टी में, बहुत अच्छा उन्होंने वक्त गुजारा है। मतलब 2011 के बाद ऑनवर्ड मैंने खुद उनके साथ काम किया और साउथ पंजाब। लेट मी टेक द ओपनिंग रिमार्क्स सेनेटर साहब, आपने कहा कि किसी किस्म का खौफ नहीं है। एक छोटी सी चीज का जवाब दें बिफोर आई मूव टू अब्बास आफरीदी एंड अम्मार मसूद, कि फिर अगर खौफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं हुआ, जहांगीर तरीन साहब भी आपके साथ खड़े हुए हैं, आपकी पार्टी का अहम हिस्सा रह चुके हैं, तो फिर तमाम तर विफाकी वज़रा क्यों लिखते हैं आई एम अली जैदी, आई एम असद उमर, आई एम नौशीन हामिद, आई स्टैंड विद इमरान खान? वो तो मेरी भी ट्वीट हो चुकी होगी शायद। उसकी वजह पता क्या है कि हमारा जो बेसिकली जो फैन फॉलोइंग है, हमारी जो पीटीआई का वोटर है, वो थोड़ा सा रात को डिसअरे का शिकार हो चुका था कि शायद कुछ इस तरह की चीज है। तो नॉर्मली जब इस तरह की कैंपेन बिल्ड होती है तो वो उनको इनकरेज करने के लिए की जाती है कि रेस्ट एश्योर हमारी पार्टी के रैंक्स एंड फाइल्स जो है उसमें कोई फॉल्ट लाइंस मौजूद नहीं है। वो एक मैसेज सोशल मीडिया के अपने ऑडियंस को ना एड्रेस करने के लिए किया जाता है। और वो बेसिकली मैसेज उन लोगों के लिए भी होता है, क्योंकि रात को एक आधे मैंने एमपी की तकरीर सुनी थी जो बहुत ज्यादा एग्रेशन से भरी हुई थी, जिसमें उसने शायद कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जो उनको शायद नहीं करने चाहिए थे। उसके बाद रिएक्शन हमारा विद इन द पार्टी, हमारे अपने जो एक सोशल मीडिया, हमारा अपना जो एक नौजवान है उसकी तरफ से आ रहा था। सपोर्टर्स इंटैक्ट, आपने ये उनको मैसेज दिया। चले अब्बास की बात है, लेकिन एक मैसेज स्ट्रांग देना था कि ऐसा कोई इशू नहीं और हमारी पार्टी इंटैक्ट है, और ऐसे बयानात आने की वजह से भी किसी भी किस्म का कोई हमें एज सच कोई खौफ नहीं है। बेसिकली वो उसके लिए मैसेज कन्वे करना बहुत अब्बास आफरीदी साहब, तहरीक इंसाफ में किसी किस्म का ना कोई खौफ है ना कोई मसला है। आपकी जमात ट्विटर पर आके और वैसे भी वर्बली इतना कुछ आप लोग भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोग इन लोगों को नाअहल करार देते हैं तो नाअहल तरीन में से तरीन निकल गया, पता नहीं क्या कुछ नहीं लिखा जा रहा, बट दे आर काम, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा कमाल ही यही है कि ना घबराना है ना कोई खौफ है। पूरी कौम घबराई हुई है, पूरी कौम खौफजदा है कि आखिर आगे पाकिस्तान ने चलना कैसा है, होना क्या है। लेकिन अगर कोई नहीं घबरा रहे और कोई नहीं खौफजदा, वो खाली हमारे भाई वगैरह सारे हैं, और उनके लीडर तो बिल्कुल ही नहीं घबराते। वो तो सारे मुल्क में लॉकडाउन था, वो बनी गाला के चक्कर लगा रहे थे। पूरा मुल्क बंद होता है, पिछले ईद में भी, और वो बनी गाला में ईद गुजार रहे थे। आवाम के लिए सब कुछ बंद था, कोरोना था, नतिया गली में। तो ये तो एक ऐसा निज़ाम चल रहा है जो दुनिया में नहीं नजर आ रहा है, जो इंसान की समझ से भी बालातर है। क्योंकि इधर सारा, अगर हमें याद है तो जब इलेक्शन था और उससे पहले थे तो हम तकरीरें सुनते थे और हम खुद भी कभी कभी सोचते थे कि पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ी तरक्की की तरफ जा रहा है। क्योंकि वो कहा जाता था कि हमारे साथ तकरीबन 250 आइंस्टाइन है जो इस मुल्क की इकॉनमी को इस तरह मूव करेंगे कि पहले ही 100 दिन में कर्जे ख़त्म, $200 इधर, 200 उधर, 400 डैम इधर, 500 डैम उधर। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट चल रही थी जिसको सुनते सुनते यकीन माने कभी कभी हम भी सोचते थे, बच्चे बैठे होते थे, हमने कहा फिक्र ना करो, वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में लंदन और अमेरिका पहुंच जाएगा। तो आज जहांगीर तरीन साहब आप बहस क्या कर रहे हैं? आप मुझे नहीं, बताइए ना, हम अगर बहस क्या आपकी कर रहे जमात हैं? में भी एक हम ख्याल ग्रुप ऐसे बन जाए तो फिक्र होती है, नहीं होनी चाहिए? मैं बता रहा हूं कि अभी आज हम बहस करें कि जहांगीर तरीन साहब के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक है। जहांगीर तरीन साहब जो है शुगर स्कैंडल में, करप्शन में, इनके कहने के मुताबिक
जी उनको लटकाया जाएगा। आज उनके साथ सिटिंग मेंबर्स वो पीएम हाउस में आते हैं और पीएम साहब उनको कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, इस वक्त एनआरओ जो है तरीन साहब ने इमरान खान साहब को दिया हुआ है, क्योंकि इमरान तरीन साहब ने ये उनको बताया कि मैंने आपको कुर्सी पे बिठाया, मैं आपको इधर तक लाया हूं, मैंने अपने वसाइल इस्तेमाल किए, मैंने सब कुछ किया, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, अभी मैं जब चाहूं आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उठाऊंगा वापस। इसलिए जो इख्तियारात थे वो आपके पास नहीं, मेरे पास है, क्योंकि अगर इनके पास इख्तियारात होते, और जहांगीर तरीन ने वो साबित कर दिया है कि आप इंक्वायरी करते रहें, आप जो भी कर सकते हैं आप करें। मैं लंदन से वापस आया, वापस आके उन्होंने कोर्ट गए, जमानत कराई और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बताया कि ये मेंबर है जो मैंने आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए लोग दिए थे, और इसके अलावा जो वो दावा कर रहे हैं कि इतने ही मेंबर और हैं, जब मैं फाइनल स्टेप लूंगा वो भी मेरे साथ शामिल होंगे। मकसद ये है कि अगर हम इस गवर्नमेंट को देखें, ये पहली पाकिस्तान की 73 साल में ये गवर्नमेंट है जिसने जितने स्कैंडल्स और जितने आपने देखे इस्तीफे लिए और जितनी करप्शन हुई, ये आने इसको प्रूव करना बात की बात है। इस वक्त इनकी अपनी सरकार में कम अज कम 15 फेडरल मिनिस्टर को ये तब्दील कर चुके हैं करप्शन के कहने पे, इंक्वायरी के कहने पे, फिर उसके बाद होता कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई भी स्कैंडल उठा लें, जहांगीर तरीन का मिला के शुगर स्कैंडल, कमाल इस गवर्नमेंट ने एक इतना बड़ा किया है कि आटे का जो स्कैंडल था, सारे मिल ऑर्डरों को शुगर से पहले, इनको बुलाने से पहले उनको बुलाया, उनसे मीटिंग की, फिर में आटा भी महंगा हो गया। इस गवर्नमेंट के ऐसे ऐसे स्कैंडल अगर यकीन माने कोई प्रूफ चाहता है तो आप लोग की ये मीडिया चैनल मेरे भाई जाएं, मैं इनको रोडों पे दिखा सकता हूं कि क्या हालात मुल्क के हो रहे हैं और लूट कसूट हर रोड पे क्या चल रही है। आप लोगों की से वो जो हमारा इब्तिदा का सवाल है, आपके ख्याल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत, क्योंकि आपने कहा एनआरओ तरीन साहब ने इस वक्त इमरान खान साहब को दिया हुआ है, आपको लगता है कि हाँ वो खौफ का शिकार हैं इस वक्त? मेरे ख्याल में तो ये है कि जो मैं देख रहा हूं कि बजट जो है वो मिन्नत समाजत पे, और एनआरओ जो जहांगीर तरीन देंगे वो ज्यादा से ज्यादा इनको देंगे बजट तक जहांगीर तरीन देंगे, वो भी अपने पूरे मराहत, अपने पूरे प्रिविलेजेस, अपनी पूरी बजट, अपने पूरे एरिया के लिए फंड्स, हर एक चीज लेके इनको ज्यादा से ज्यादा टाइम वो बजट, और मेरे ख्याल जून जुलाई में जो हालात हम देख रहे हैं, इससे ज्यादा जहांगीर तरीन साहब इस गवर्नमेंट का हिस्सा या उनकी टीम नहीं बनेगी, क्योंकि वो ये बैगेज अपने कंधों पे नहीं लेना चाहती, वो इस बैगेज के साथ अवाम में नहीं जाना चाहती। चलें, अमार मसूद इसको किस तरह से रीड कर रहे हैं? अमार, आप कैसे देखते हैं तरीन साहब का एक तरफ हम ख्याल ग्रुप बना देना और उसके बाद ये कह देना कि अभी भी हम तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हैं? क्या एक तरह से, क्योंकि 29 मई तक बैंकिंग अदालत ने भी तौसी की हुई है, अबूरी जमानत भी आज 29 मई तक है, क्या 29 मई तक का टाइम दिया गया है मौजूदा हुकूमत को? देखिए, ये जो कहना कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, ये तो अकबर एस बाबर भी कहते हैं, ये तो वजीरुद्दीन भी कहते हैं, तो ये कोई जाहिर है वो पार्टी के रुकन थे और पार्टी के रुकन है, लेकिन अब उनका एक बड़ा क्लियर कट फैक्शन अलग बन गया और उन्होंने खुद अनाउंस किया, इसमें किसी और ने नहीं कोई कार्रवाई की। दूसरी बात ये है कि जो नंबर जहांगीर तरीन साहब के पास है, सपोजिटली 31 मेंबर पंजाब के हैं और 9 के करीब मेंबर कौमी असम्बली के हैं। उसके अलावा अभी खबर आई है, शायद आपकी नज़र से भी गुजरे हो, कि केपीके में भी ये ग्रुप सामने आ रहा है। तो अगर ये नंबर दुरुस्त है और ये लोग इमरान खान के खिलाफ जाते हैं तो पंजाब में और फेडरल में हुकूमत खत्म हो चुकी है। ये हुकूमत नहीं है क्योंकि इसके नंबर बहुत कम है। अगर ये सारे उसके अगेंस्ट वोट देते हैं तो ये हुकूमत खत्म हो गई है, तो ये इस बात पर यकीन रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्योंकि नंबर गेम बड़ी सिंपल है ना, बिल्कुल सही, थोड़े से नंबर से ये हुकूमत पाई। दूसरी बात ये है कि मैं आपसे पहले भी इस प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ कि मेरे ख्याल में ये करप्शन का मसला नहीं कि जहांगीर तरीन का नाम चीनी स्कैंडल में आ गया और खान साहब ने खलीफा वक्त की तरह इंसाफ करने का फैसला किया। अगर ये करप्शन का मसला होता तो फिर आज आमिर कियानी, सवाती साहब और खुसरो बख्तियार और बहुत सारे लोग जो हैं, गुलाम सरवर, जुल्फी बुखारी, ये हुकूमत की सफों में नहीं होते। इसका मतलब ये है कि जहांगीर तरीन के साथ कुछ इख्तलाफात हैं।
ये इख्तिलाफात इख्तियारात की पे भी हो सकते हैं, पॉलिसी पे भी हो सकते हैं और आगे के लाए अमल के हवाले से है। लेकिन जो वरिंग सिचुएशन हुकूमत के लिए ये है कि अगर ये नंबर उनके साथ नहीं होते तो वो जाहिर है बजट नहीं पास करा सकते, और अगर हुकूमत बजट नहीं पास करा सकती तो इसका मतलब है उससे एतमाद का वोट लेना होगा, और एतमाद का वोट उन्हें नहीं मिलेगा अगर ये सूरत हाल इसी तरह रहती है। उसके बाद दो सूरत हाल है, या तो हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे क्योंकि एक आईनी इशू पैदा हो जाएगा। और उस सूरत में अगर तो इलेक्शन होते हैं और फिर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आज आपने फवाद चौधरी साहब की आउट ऑफ द ब्लू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी कि उन्होंने अचानक एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जी दिखाना शुरू कर दी, और उसके ऊपर सारा एक निसार है कि इस इलेक्शन में आगे किस तरह इसको मनूवर किया जा सकता है। अच्छा। और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से अदालतों का रवैया बहुत अजीब सा रहा है। माजी में नजम सेठी साहब को मैं कोर्ट करूंगा, उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला भी कर सकती है जो ना नून लीग को पसंद आए, जो ना पीटीआई को पसंद आए, और किसी और को भी बारी मिल सकती है। लेकिन एक और हमारे मुबस्सिर हैं और तजियाकार हैं, उनके ख्याल में बहुत सहूलत के साथ पीटीआई, जहांगीर तरीन ग्रुप और पीपल्स पार्टी की फेडरल में हुकूमत बन सकती है, और पंजाब में भी। बिल्कुल, ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो डेवलपमेंट, जैसे ऑन अब्बास साहब कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ इंटैक्ट, सब कुछ ठीक है। लेकिन देखिए जैसे आप लोग फरमा रहे हैं और ये बातें गर्दिश कर रही हैं, दो चीज़ें इसमें हम ज़रा ब्रेक के बाद डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो असेंबली तोड़ने के हवाले से क्या इसके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बारहा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हरगिज़ ब्लैकमेल नहीं होंगे और माफिया के आगे झुकेंगे नहीं, उसको जो है वो कानून के नीचे लाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या जहांगीर खान तरीन साहब एक तरह से ये पूरा ग्रुप जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है इस पूरी इंक्वायरी के ऊपर, और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को बिलाखिर इनको एनआरओ देना होगा अपनी हुकूमत बचाने के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बजट है। और बजट के हवाले से जैसे अम्मार ने भी कहा कि जो नंबर गेम्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और बजट वो वाहिद बिल होता है जिसमें हुकूमत के जाने का खदशा हो सकता है इफ इट लूजेस कॉन्फिडेंस। लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक से वापस आते हैं। ये जो तब्दीलियां हो रही हैं, इस तब्दीलियों के पीछे सिर्फ जहांगीर खान तरीन है या और भी प्लेयर्स मौजूद हैं? वेलकम बैक। हमारे साथ हैं सेनेटर ऑन अब्बास, हमारे साथ अम्मार मसूद हैं, और अब्बास आफरीदी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, जहांगीर तरीन साहब, और ये सारी जो डेवलपमेंट है इस पर बात कर रहे हैं। कितना भी कहा जाए सेनेटर साहब कि कोई हुकूमत को खौफ नहीं, जैसे कि आपने कहा, और ये सारी सपोर्ट जो है वो टू एक्चुअली टेल ऑल योर सपोर्टर्स के सारे रैंक्स आर वेरी मच इंटैक्ट। लेकिन देखिए अगर इंटैक्ट होते तो इतने सारे लोग मिलकर के एक ग्रुप नहीं बना लेते, और जाहिर है इस ग्रुप बनाने का मकसद ही यही है कि इसे वक्त आने पर इट कैन फ्लेक्स इट्स मसल्स एंड पुट द गवर्नमेंट डाउन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं ऐसा कोई ब्लॉक बन जाए। लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से पार्टी के अंदर भी बड़ी हमने देखा है कि प्रॉब्लम्स तो हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब नाम ना भी लें, लेकिन आज भी जो उनका बयान था उससे भी लगा कि उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान साहब के साथ जो है वो हमारे साथ रहेगा। तो क्या इमरान खान साहब ऐसे किसी सिनेरियो में, क्योंकि जाहिर है आप 11 साल से आपने कहा उनको जानते हैं, वो असेंबलियां तोड़ सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं तरीन साहब के आगे? मैं जो आखिरी अपने सवाल पे इस पे कमेंट शायद ना करूं, मेरा इतना नहीं, क्योंकि पार्टी की ये सीनियर लीडरशिप का काम है, प्राइम मिनिस्टर साहब का डिस्क्रेशन होता है, इस पे मेरा कमेंट करना बनता नहीं है। बट एक चीज़ के ऊपर बड़ा शोर कि अगर अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट आएगा तो कम से कम जो एनआरओ अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है तो अपने लोगों के लिए भी नहीं हो सकता। रेस्ट एश्योर्ड, जो लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ज़ाती तौर पे जानते हैं वो किसी भी जगह के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ना करेंगे। और उस कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की सूरत में अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ गया, कोई हार्डकोर किस्म का उनको स्टेप भी लेना पड़ गया, तो ये डिस्क्रेशन वो इस्तेमाल करने से बाज नहीं रहेंगे। क्योंकि इस चीज़ पे और बड़ा, आज से 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते थे कि यार 25 साल मैंने एक चीज़ पे अगर मेहनत की हो और उसमें हमने अपनी कौम को पूरा बावर कराया हो
کہ ہماری جنگ ان چوروں کے خلاف ہے, اس کرپٹ ٹولے کے خلاف ہے جو پچھلے 30 سالوں سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور باری باری اپنی باریاں مکمل کرتے ہیں. اور اگر میں نے کسی جگہ پہ کوئی لچک دکھائی تو میں اپنے ہی نیریٹو کے خلاف کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ انسان کا اپنا جو کیلیبر ہوتا ہے, ایک ہائی مورل سٹینڈ جو ہوتا ہے, گراؤنڈز ہوتا ہے, آئی کین ناٹ لوز اٹ. مطلب وہ جو اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے نا وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. سو اس کو سیو کرنے کے لیے, اس کو اس کی ساکھ کو رکھنے کے لیے ٹرسٹ می پرائم منسٹر کہیں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جہاں تک ان دوستوں کا جانے کا تعلق ہے, دیکھیں جب ترین صاحب کے ساتھ جو یہ پوری جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, میرا اپنا ذاتی رائے یہ تھی کہ ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا اور انتظار کرنا چاہیے. بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ اگلے ہفتے نہیں تو 10 دن میں آ جائے گی, اس میں کچھ چیزوں کے اوپر کلیریفائی ہو جائے گی. لیکن جس طرح میرے دوست فرما رہے تھے کہ جی وہ NRO لے جائیں گے نہیں لے جائیں گے, میں یہ نہیں ڈیفائن کر پا رہا کہ ان کو خوشی ہے کہ ترین صاحب کے خلاف کیمپین چل رہی ہے یا دکھ ہے کہ ان کے خلاف کیمپین چل رہی ہے. سو ہر صورت میں ان کا تو اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے سے ترین صاحب کی گیم چلے تو ایک آئی واش آ جائے, تاکہ شہباز شریف کے خلاف جو کیس چل رہے ہیں 7 ارب کا منی لانڈرنگ کا یا حدیبیہ پیپر مل کا یا نواز شریف کو جو ایک اشتہاری قرار ہو چکے ہیں, ادھر سے گورنمنٹ کا پورا جو ایک مومنٹم ہے وہ وہاں سے پیراڈائم شفٹ ہو کے اس وقت ہمارے اپنے انٹرنل افیئرز پہ آ جائے, وہ تو میں ان کا سمجھ سکتا ہوں. لیکن میرا پرسنل رائے ہے کہ ترین صاحب کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے, چیزیں بہت جلدی کلیئر ہو جائیں گی. اگر انویسٹیگیشن ان کے خلاف آتی ہے تو آٹومیٹلی وہ جس طرح سب پارٹی کے لوگوں نے, علیم خان نے, سبطین خان نے, بابر رحمان صاحب نے, ایون کہ اپنا اعظم سواتی صاحب نے, چھوٹے چھوٹے ایشوز کی وجہ سے انہوں نے اپنے قانون کو فیس کیا. کل ایون کہ زلفی بخاری صاحب نے, انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ گریسفل ہے کہ میں سٹیپ ڈاؤن کروں. اسی طرح وہ بھی تھوڑا سا انتظار کریں اور چیزیں جیسے یہ جو مرکی واٹرز ہے جیسے ہی کلیئر ہو جائیں گے اس کے بعد اپنا سٹانس لے لیں. لیکن میرے خیال بیفور ٹائم اس کے اوپر ریاکشن دینا تھوڑا سا, آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ. لیکن انہوں نے یہ آپ کو صاف بتایا ہے نا کہ دیکھیں آپ کی جو حکومت بنی وہ بڑی تھن مارجن پہ بنی, انہی سب کو لے کر ترین صاحب آئے تھے تحریک انصاف میں. اس بات کا امتحان نہیں لیا جا سکتا. دیکھیں میں نے اگر پارٹی کو 11 سال یا 12 سال دیے ہیں یا میں نے اپنی زندگی کو وہاں صرف کیا, تو اس کا امتحان یہ نہیں بن سکتا کہ میں اس میں کسی نہ کسی چیز کے اوپر آ کے انہیں کہو جی اس کے اوپر اب سودا جو ہے ادلا بدلا. ادلے بدلے کا جو نیشنل جو ہمارا ایک سٹانس ہے نا پارٹی کا, PTI کا, دیکھیں ہم سارے اس بیانیے پہ ہی کھڑے ہیں. میں اگر آج سینیٹر بنا ہوں تو میں پرائم منسٹر عمران خان کے نیریٹو پہ ہی بنا ہوں. میں نے وہ نعرہ بلند کیا تھا کہ ہم ان چوروں کے خلاف ایک جنگ لڑیں گے, اسی نعرے کی وجہ پہ آج ٹاک شوز پہ یہاں بیٹھے آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر میں پارٹی کی لائن سے سائڈ پہ چلا جاتا ہوں تو پہلے مجھے پھر اس نعرے کے اوپر کمپرومائز کرنا چاہیے. مجھے ماننا چاہیے کہ وہ چور نہیں تھے, وہ لٹیرے نہیں تھے جن کے خلاف جنگ لڑ کے عوام کو میں بیوقوف بنا کے یہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان کی اس وہیکل کے اندر سوار ہو کے یہاں پہنچ گیا. مجھے اپنے آپ کو پہلے جانچنا چاہیے. سو یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ ڈیبیٹیبل ہے. تو اس کے اوپر کم از کم یہ ادلا بدلا سودے بازی نہیں ہو سکتی. تو عمران خان صاحب کبھی آزاد لوگوں کو الیکشن جو آزاد لڑتے ہیں ان کو ساتھ نہیں لینا چاہتے تھے, الیکٹیبلز کی سیاست سے انہیں اختلاف تھا, آخر میں حکومت بنانے کے لیے اور اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کیا نا, کمپرومائز کیا, اپنی چیزوں سے, اپنے الفاظ سے پھیرے نا. لارجر انٹرسٹ میں, براڈر امپیکٹ میں کہ جی ایک قوم کے لیے کیا ہو سکتا ہے, تھن مارجن 6, 7, 8 ووٹ اوپر نیچے ہونا, اتنا کمپرومائز کر کے پھر پالیٹکس میں گورنمنٹ بنانا. اور مقصد ایسا یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک کانسیپٹ تھا اس کو کلیئر, اس میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پرائم منسٹر نے بہترین کام کیا اس قوم کی خدمت میں کہ ایک گورنمنٹ بنا لی. اور آج آپ اس گورنمنٹ میں دیکھیں کہ اگر زرداری صاحب جیل میں ہیں تو شہباز شریف صاحب بھی جیل میں جانے اور آ رہے اور باہر ہیں. اور نواز شریف کے خلاف جتنا احتساب ہے اتنا ہی تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے پچھلے 30 سال حکومت کی ہے, ہم اس کی بات کریں جنہوں نے حکومت کی ہے. اور میں صرف ایک تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ اس سے بچ کوئی بھی نہیں سکا. ہماری گورنمنٹ میں ہمارے اپنے منسٹر 2007 یا 8 میں اگر اور کسی پولیٹیکل پارٹیز میں یا گورنمنٹ میں رہے ہیں تو اس کا حساب کتاب وہ آج بھی دے رہے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے. دیکھیں انکوائری صرف ویری گڈ کی انکوائری انیشیٹ ہوتی ہے سینیٹر صاحب, انکوائری کے بعد جیسے عمار نے کہا نا کتنے لوگوں کے نام آئے, آپ دوسرے پورٹ فولیو دے دیتے ہیں, لیکن منطقی انجام تک کیا پتا چلا. میں تھوڑا سا ایگزامپل دیتا ہوں. اگر اعظم سواتی صاحب نے اس وقت سٹیپ ڈاؤن کیا تھا, ایک چھوٹی سی FIR درج ہوئی تھی چک شہزاد میں, کچھ لوگوں کو جن کو شاید ان کے بیٹے نے کوئی الٹرکیشن کی تھی, اس پہ FIR درج ہوئی اور بعد میں IG ٹرانسفر ہو گیا. سٹیپ ڈاؤن 6 مہینے کے لیے حکومت سے باہر بیٹھے, اپنی کلیریفیکیشن کی اور پھر معافی آئے. اس بیس کے اوپر اس سے زیادہ احتساب کسی حکومت میں کسی فیڈرل منسٹر کا نہیں ہو سکتا. احتساب پر آفریدی صاحب کوئی کمپرومائز عمران خان صاحب کرتے نظر نہیں آ رہے, چاہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی قربانی کیوں نہ انہیں دینی پڑے, جو کہ اب نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ترین صاحب کے ساتھ معاملات حل ہونے کو ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ بجٹ کے بعد آپ دیکھیں گے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ
یہ چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اب اگینسٹ ہو رہی ہیں کیونکہ آہستہ آہستہ ان کے رفقا کے اوپر سکینڈلز میں نام آ رہے ہیں اینڈ ہی از لکنگ ویک. جو ہم نے پولیٹیکل سیٹ اپس میں دیکھا ہے کہ جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو سٹنگ پرائم منسٹرز یا سٹنگ گورنمنٹ انتہائی ویک ہوتی دکھائی دیتی ہیں. ہواؤں کا رخ بدلتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے اچھا وہ میری بھائی کے ساتھ میرا پہلا پروگرام ہے. پی ٹی آئی کے زیادہ تر ممبر آ کے وہ بڑی چیختے رہتے ہیں نا. میرے بھائی نے ایک بات کی اور مجھے اچھی لگی کہ وہ کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو کہ آپ کو ویٹ کرنا چاہیے, رپورٹ کو دیکھنا چاہیے. دیکھو ہم نے کتنے بڑے کیس میں بابر ایوان کو کلیئر کر کے دکھا دیا. تم ذرا ویٹ تو کرو نا. ہم نے کیسے علیم خان مافیا کے ہیڈ کو, زمینوں کو قبضہ مافیا, سارا پاکستان جاتا ہے, ہم نے کیسے کلیئر کر کے دکھایا. تم ذرا ویٹ تو کرو نا. ہم نے کیسے دوائیوں کے اسکینڈل کو جنرل سیکرٹری بنا دیا اپنے پارٹی کو, اس کو بھی کلیئر کر دیا آپ کو. تم کیا اتنے جذباتی ہو گئے, باہر گئے آئے, ابھی فارورڈ بلاک بنا. تم ذرا ویٹ تو کرو. ہم تمہیں کلیئر کرنے کے لیے سارے راستے بنا رہے ہیں. تم ہمارا حصہ ہو. ہم آپس میں کٹی اسی کرپشن کے لیے ہیں, اس ملک کو ڈبونے کے لیے ہوئے ہیں, اس کو تباہ کرنے کے لیے ہوئے ہیں. آپ حساب لگائیں. زلفی بخاری ماشاءاللہ, اس کو کہا تم ذرا استعفیٰ دو. یہ اسکینڈل کیا ہے؟ 20 ارب کیا ہوتے ہیں, 25 ارب کیا ہوتے ہیں, یہ جیسے ہمارے بی آر ٹی پشاور میں 100 ارب کیا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا کام ہے, ہم نے ٹریننگ لی ہے, برطانیہ سے آئے ہیں, 200 ارب 400 ارب 1000 ارب, ہم نے یہ کرپشن کرنی ہے. یہ جتنے نام میرے بھائی نے لیے ہیں ان سب کو کہتے ہیں ہم نے کلیئر کر دیا ہے. اور جہانگیر ترین صاحب انتظار کریں, وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے, ان کو بھی این آر او مل جائے گا. یا وہ ہمیں این آر او دے رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو این آر او نہیں ملے گا, آپ کو این آر او دے رہے ہیں اسی لیے کہ آپ ان کو کلیئر کریں گے. تو یہ ساری باتیں یہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے خود ایگری کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے منسٹر تھے, جتنے پہ کیسز تھے, ان کو ہم نے اب کہا اور ان کو پھر ہم نے صاف ستھرا کر کے مشین میں ڈالا. دوسری طرف سے خوبصورت نکلا ہے, خوبصورت وہ کہتے ہیں بالوں کے ساتھ, صاف کپڑوں کے ساتھ, کوئی کرپشن نہیں, کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں. کیوں؟ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. بالکل. واہ واہ. آج کل آپ لوگوں کی جماعت کے لیے بھی, آپ لوگوں کی جماعت کے لیے بھی بات ہو رہی ہے نا کہ دیکھیں. میں آپ کو ایک زبردست چیز بتاؤں. یہ کیسز ہیں وہ جو ریلیٹڈ ہے. بابر ایوان کا کیس سب جانتے ہیں, اربوں روپے کا, کربوں کا, ہر ایک کا جانتے ہیں. اس کو ہٹ کے ہم بی آر ٹی کا جب ذکر کرتے ہیں, ابھی ہم جب رنگ روڈ کا ذکر کرتے ہیں, یہ پتہ یہ نئے کیسز کیوں بن رہے ہیں. یہ نئے کیسز کی وجہ آپ کو بتاؤں. جب انہوں نے سونامی ٹری کا قصہ سٹارٹ کیا, جب سارے ملک میں کربوں کے درخت بنا رہے تھے, جب آپ اس کو حساب کریں تو 1 گز پہ 1 درخت بنتا ہے, تو انہوں نے گاڑیوں چتوں وتوں پہ سارے درخت پورے کر دے. پاکستان میں جس میں گھروں میں بھی درخت ہے وہ بھی. آج اگر آپ اس کا آڈٹ رپورٹ لیں اور آپ اس میں کرپشن پکڑنا چاہیں, آپ نہیں پکڑ سکتے. کیوں؟ کہ پاکستان کے پورے درخت انہوں نے لگا لیے. اگر آپ انڈوں کا لے لیں کہ انڈے کدھر ہیں, وہ نہیں مل سکتے. مرغیاں لے لیں, وہ نہیں مل سکتی. کوئی بھی کرپشن کا کیس نہیں مل سکتا کیونکہ یہ انٹرنیشنل ٹریننگ ہے. آخر میں آ کے جب عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سارے بیٹھے, ان کو کہا کسی میں 3 ارب کا پروفٹ, کسی میں 4 ارب کا, کسی میں 6 ارب کا, کسی میں 10 ارب کا. انہوں نے کہا اس پہ گزارا نہیں ہوتا. ابھی آ جاؤ, جیسے زمین کا رنگ بائی پاس کا روڈ ہے, اکٹھے 40 ارب روپے لاؤ. بی آر ٹی پشاور ہم نے 4 بی آر ٹی بنائے, 100 ارب لے آؤ. انہوں نے کہا بڑے بڑے پروجیکٹ کرو, ٹائم کم رہ گیا, 3 سال گزر گئے ہیں, مجھے چاہیے بہت پیسے, میں نے پاکستان کا سب سے سرمایہ دار بننا ہے. اتنے سنگین الزام آپ لگائے جا رہے ہیں سٹنگ پرائم منسٹر اور ان کی حکومت پر. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تو ثبوت دے رہا ہوں. اگر کچھ بھی جتنا پیسہ لیا گیا ہے, جتنے قرضے لیے گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں پورے ملک میں گن کے انگلیوں پہ بتا دیں کہ 50 ہماری کے پی کے میں یہ پورے پاکستان میں کمپین کرتے تھے اور کہتے تھے کہ 350 ڈیم بنائیں سوشل میڈیا پہ, 100 یونیورسٹیاں بنائیں سوشل میڈیا پہ. آج تک ایک یونیورسٹی نہیں بنی, ایک ڈیم نہیں بنا, لیکن پاکستان میں کمپین میں یہ بتاتے تھے. میں آج یہ کہہ رہے ہیں دنیا کو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہونا تھا, جو مہنگائی ہونی تھی, جو طوفان آنا تھا, چلیں آپ یہ بتائیں نا ریڈ کر کے اس کے بعد پاکستان میں اور کتنا 100 سال کی تباہی تو مچ چکی ہے. آفریدی صاحب کیا 5 سال مکمل کرے گی یہ حکومت, یا آپ اب تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ اللہ رحم کرے. اگر 5 سال ہو, جو چینی 50 روپے کی تھی 150 کی ہو گئی, آٹا جو 30 روپے کا تھا 80 کا ہو گیا, بجلی کا بل جو 100 روپے تھا 500 کا ہو گیا. اگر یہ خدا معاف کرے, اگر یہ 3 سال پورے کریں گے
तो ना इधर गरीब होंगे ना पता नहीं कौन होंगे, इधर एक पीटीआई होगी मेरे ख्याल, और कोई इधर नहीं होगा। अच्छा, और यही कहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला फिक्र ना करे, पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा। हमने 5 साल गुजारे, 5 साल और दें, शहबाज जो बाकी शरीफ पाकिस्तानी साहब रह गए के उसको भी हम मरा दें। ये शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद से सियासी मंजरनामा बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है अमान। वी ऑल नो कि जहांगीर तरीन साहब इज नोन एज द किंग मेकर, और वो बगैर सिग्नल के ऐसा कोई काम नहीं करते जो वो अब करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर नून लीग की तरफ आप देखें तो उनके हवाले से भी बड़ी ये खबरें भी हैं कि ज़ाहिर बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है। आज कैप्टन सफदर के हवाले से भी केस जो है वो नैब ने जो है कहा कि वो अदम शवाहिद की वजह से इस केस को क्लोज़ किया जा रहा है। अब जो हमारा निज़ाम है उसमें तो ये समझ में आता है कि एक स्पेस क्रिएट की जा रही है नून लीग के लिए, और वैसे तो इनके 2 लोग कह भी चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि जी हमारा सीज़ फायर हो चुका है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो क्या आप भी इसको इसी तरह से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह जहांगीर तरीन साहब जिस तरह माजी में लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती जहाज़ में बैठा के तहरीक इंसाफ में शामिल करते रहे, तो जाहिर है वो अपने ओन पे काम नहीं करते, और ये इलेक्टेबल भी अपने ओन पर काम नहीं करते। ये हवाओं का रुख देखते हैं, ये व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं, और अचानक फिर जब मौका मिलता है सारे परवास कर जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें लगता है कि इसके पीछे भी वही कुव्वतें हैं जो माजी में भी हुकूमतें ऊपर नीचे करती रही हैं। उसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। आपका सवाल यही होगा कि उसकी क्या वजह है। वो तो बड़े शौक से मोहब्बत से इसको लाए थे, इमरान खान साहब को मुस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म भी दिया था, तो फिर अचानक ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए? हुआ ये है कि मुझे लगता है कि इमरान खान कभी कभी ख्वाब में या गुमान में या ख्याल में ये समझने लगते हैं कि वो वाकई एक हकीकी वज़ीर आज़म है। बस ये बात इस्टेब्लिशमेंट को बुरी लगती है, फिर वो सबक सिखाने लग जाते हैं। इमरान खान के ताल्लुकात ऐसे भी हो गए हैं कि उन्होंने ये भी कहा, मैसेज दिलवाया कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, और वो कभी नहीं तोड़ेंगे। ये आप मेरे से लिखवा लीजिए, इसलिए कि इमरान खान को पता है वो किस तरह हुकूमत में आए हैं, तो दोबारा तो वो एफर्ट नहीं हो सकती। चाहे तरीन साहब उनको अपने सारे मसल्स फ्लेक्स करके दिखाते हैं, वी नो कि ये सारी ज़ाहिर नंबर गेम पर चलती है हुकूमत, तब भी आपको लगता है कि वो नहीं तोड़ेंगे? नहीं, वो इसलिए कि उन्हें पता है अगर वो ये मामला इज्जत का, गैरत का, वक़ार का, करप्शन के खिलाफ जहाद का होना था, तो फिर तो इमरान खान साहब को इस पोजीशन पर इतना कॉम्प्रोमाइज़ होकर बैठना ही नहीं चाहिए था। दूसरा, अब देखिए, हज़ार टॉक शोज़ हो गए, इसमें एक तरफ से ये बयानिया आता है कि भई आपके सारे वज़ीर करप्शन में हैं, दूसरी तरफ से ये बयानिया आता है कि नहीं, चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात इतनी तवातुर से और इतनी बेमानी और बदमज़ा हो गई है कि अब ये बात सुनकर जो अवाम जो महंगाई से पिस रहे हैं, उनकी तबीयतें मतलाने लगी हैं। ये सूरत हाल जो अब मज़ीद पैदा हो रही है, इसमें याद रखिए कि शहबाज शरीफ फाइनल अथॉरिटी नहीं है नून लीग में, और जो कुछ होगा नून लीग में वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज के स्टांस पर होगा। ये यकीनन एक कोशिश की जा रही है जो कि पूरी तरह नाकाम होगी, और थोड़े दिनों बाद ये जो आज इतनी हाइप क्रिएट की हुई है, इनका एनआरओ भी हो जाए, इनकी दोबारा दोस्ती भी हो जाए, लेकिन ये वो, और हुकूमत भी तब्दील हो सकती है। एक एंगल ये भी है, अगर हुकूमत तब्दील हो जाती है तो ये वो तब्दीली नहीं है जिसका ख्वाब नून लीग ने या नवाज शरीफ ने दिखाया था। इस तब्दीली में वोट को इज्जत नहीं मिलेगी। इस तब्दीली में फिर एक दफ़ा इलेक्टेबल्स कामयाब होंगे। इस तब्दीली में एक दफ़ा फिर मनूवरिंग और जो रियासती साजिशें हैं वो चलेंगी, लेकिन ये उनका नज़रिया नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत पहले वो चाहते तो पंजाब की हुकूमत ले सकते थे, चंद नंबर का ही फर्क था, जो कि इतना बड़ा फर्क नहीं होता, लेकिन उन्होंने नहीं ली और अब भी नहीं लेंगे। जहाँ तक इस हुकूमत के मुद्दत पूरी करने का सवाल है, तो बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ हो रही हैं कि ये हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, नंबर गेम चेंज हो जाएगी, और किसी वक्त भी चेंज हो सकती है जो नंबर जहांगीर तरीन ने दिखाए हैं। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में इस हुकूमत को नहीं जाना चाहिए। इनको पूरे करने चाहिए, और ताकि आवाम के सामने ये जवाबदेह हो, जो कुछ इन्होंने बोया है वो काट के जाए। अब मसला ये किसको जल्दी है इनके जाने,
जल्दी उनको है कि जो इनको लाए हैं और उनके ऊपर इसकी नाकिस कारकर्दगी का सारा इल्ज़ाम आ रहा है, वो इस इल्ज़ाम से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, जहांगीर तरीन आ जाए, उससे ना इकॉनमी तब्दील होगी, ना मुल्क के हालात तब्दील होंगे, लेकिन एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी, लोगों का एक फेस चेंज होगा, उससे यूँ लगेगा लोगों को कि जैसे तब्दीली आ गई है, लेकिन ये वो तब्दीली नहीं है लोगों को इज्जत अच्छा देने से आती है। अच्छा, मैं मुझे क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है अमार, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि अगर ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर और उनकी हुकूमत पर है कि इनको लाया गया है और अब जो लेकर आए हैं वो इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं और इसके बाद कोई भी आ जाए, तो वो जो कोई आएगा तो उसका इन लोगों का लाना जायज़ है और इमरान खान साहब का लाना नाजायज़ था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हमारी इस नशिस्त में मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सेनेटर अब्बास आफरीदी हैं, सेनेटर ऑन अब्बास हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी और अम्मार मसूद साहब हमारे साथ। जहांगीर तरीन साहब का जो हम ख्याल ग्रुप बना और उसके बाद की डेवलपमेंट्स पर हम बात कर रहे हैं। बड़ी कयास आराइयाँ, सही कहा अम्मार आपने कि बहुत सारी बातों में भी हो रही हैं। लेकिन सेनेटर ऑन अब्बास, मैं आपके पास आती हूँ। ये फरमाइएगा, आपने एहतसाब के हवाले से प्रोग्राम में बड़ा जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर इस पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और मीटिंग में भी उन्होंने यही कहा, लेकिन ये सवाल आपके अपोनेंट्स भी उठाते हैं और लोगों के जहनों में भी होगा। इतनी तहकीकात आप लोग खुद करवाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, सिटिंग गवर्नमेंट कराती है, लेकिन कभी कोई वजीर, कोई मुशीर मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया या कभी उस पर कोई जो है वो हर्फ नहीं आया। जैसे अब्बास आफरीदी साहब कह रहे थे ना कि सब क्लीन चिट हो जाते हैं, तो ये भी एक सवाल है ना कि अपोनेंट्स के तो लीडरान से लेके, औलादों से लेके और सारे साबिक मेंबरान असेंबली और साबिक वज़रा सारे करप्ट निकलते हैं, लेकिन यहाँ सब क्लीन हैं। तो फिर एहतसाब के सवाल उठता ज़रूर है कि किस किस्म का एहतसाब है। मैं आपके सवाल के ऊपर ना डाइग्रेस नहीं करूंगा, जिस तरह मेरे ऑनरेबल कुलीग जो है ना सवाल के जवाब देते देते उधर चले गए। हमारा गवर्नमेंट का कोई भी काम जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। नीचे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है कि वो जिस पे कोई एलिगेशन हो इन्वेस्टिगेट करके फिर वो अदालतों में चले जाते हैं। सो बेसिकली चोर पकड़ना वो तो शायद एजेंसीज या उन कंपनी का काम होता है जो गवर्नमेंट की नीचे काम कर रही होती हैं। सजाएं देना अदालतों का काम है। अगर हम इतने ही मुस्तैद हो और पूरा जुडिशल रिफॉर्म्स ले आते तो शहबाज शरीफ साहब इस तरह दन दनाते फिर ना रहे होते। हमें तो उनको रोकने के लिए जितने पापड़ बेलने पहले वो सारी दुनिया जानती है, और हम एक भाई को रोक पाए और दूसरे को पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान नहीं ले आ पाए। जरदारी साहब आज भी बाहर फिर रहे हैं। मतलब बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिसमें सारी दुनिया जानती है कि इन्होंने अरबों, अब ये जो टीटी वाला केस है शहबाज शरीफ का, ओपन एंड शट केस है कि 350 टीटियां आई और $7 अरब उनके पूरे खानदान के अकाउंट में पैसे आए, लेकिन प्रूव करने के लिए टाइम चाहिए। 110 लोगों को एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, उनकी एविडेंसिंग करने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 साल चाहिए। तो ये इदारे जब आपके वज़रा और आपके मुशीरान को पकड़ते हैं और उसके बाद ट्राई भी इसी जुडिशल सिस्टम में होता है। मैं कहता हूँ, मैंने आपको ये 4 एग्जांपल्स दी हैं, मैंने आपको सिर्फ 4 एग्जांपल्स दी हैं कि अलीम खान साहब 9 महीने जेल गुजार के आए, ठीक है, और केस कौन सा 2005-6 का, जब वो पहली दफा एमपीए बने थे। उस वक्त कोई हाउसिंग की स्कीम का केस था, उस पर फिर साद रफीक साहब भी बाहर फिर रहे हैं, फिर पैरागॉन सोसाइटी और पार्क व्यू सोसाइटी बिल्कुल करीब करीब फिर रही हैं। सप्तान खान पे जो केस है वो 2007 का था, माइनिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसका केस था, तो वो तो शर्जील मेनन साहब भी बाहर फिर रहे हैं। सो इश्यूज ये है कि इश्यूज तो फिर जुडिशल सिस्टम में है। हमारा काम तो ये है कि वो केसेस चले और जो नैब या एफआईए जो एजेंसीज हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करें। वो तो काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्क है ना, आप उनको कहते हैं वसूख से कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, अपने वालों के लिए आप नहीं कहते। अच्छा, मैं आपको ना छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर वही जुडिशल सिस्टम दोनों को एक एग्जांपल देता हूं, में तो होता है ना। थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूं। बाबर अवान साहब का केस डिस्कस कर लेते हैं। बाबर अवान साहब पे उस वक्त जो केस था, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। केस ये था कि उन्होंने एक लीगल ओपिनियन देनी थी 2009 में, जो कि उन्होंने उस वक्त एज ए लॉ मिनिस्टर नहीं दी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, और उस डिले की वजह से शायद एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा किसी भी वजह से। अब इस केस में आए 6 महीने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, गवर्नमेंट से बाहर चले गए। उसके बाद उनको बाकायदा एहतसाब कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ठीक है, डिले ऑफ जो टैक्टिक्स था वो इंटेंशनल नहीं था, अनइंटेंशनल था।
बाहर आ गए। अब इस केस में क्या एहतसाब और क्या किया जा सकता है? देखिए, ग्रेस ही होती है कि एक्सेप्ट किया जाए, और जुल्फी बुखारी साहब ने अगर कल या परसों इस्तीफा दिया है, लोगों ने उसके ऊपर कहानियां बना ली। अभी भाई ने मेरे कहा 25 अरब, अब ये प्रूव करके दें 25 अरब का टोटल जो वो रिंग रोड बन रही है उसमें 25 अरब का टोटल केस नहीं है। अच्छा। हमने कहा 2.3 अरब की फालतू जमीन परचेज की, और हमने एज अ गवर्नमेंट खुद का, प्राइम मिनिस्टर ने खुद उसको इन्वेस्टिगेट करवाया, और एक ग्रेशियसली, एक ग्रेसफुली एक मिनिस्टर कहता है कि कानून तो शायद कहे ना कहे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म जारी नहीं किया, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसीज हैं जो इनकलकेट कर जाती हैं एक उनकी नीचे सेकंड टियर में या थर्ड टियर लीडरशिप में, उसका मुजाहरा करते वो ग्रेसफुली कहता है कि आई शुड स्टेप डाउन, ताकि एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके बाद अगर मैं क्लियर हूं तो मैं वापस हुकूमत में आ नहीं जाऊंगा। तो फिर ये ग्रेस इस गुलाम बात को सरवर भी खान साहब तनकीद- ने तो नहीं देखिए, दिखाई ना, बीबी, ये इसको- जुल्फी बुखारी साहब ने ये दिखाई, बात है, उनका मैं वो नाम कहता था। हूं, मैंने वही कहा, आप मेरी बात सुनिए, मैंने अल्फाज माल की इनकलकेट कर जाता है, हर बंदे का अपना डिसीजन है, जरूरी नहीं कि ये फैसला मैं भी करूं जो जुल्फी बुखारी साहब ने किया, ये डिसीजन अपना है, इस पे कोई कानून नहीं है कि जी ठीक है, किसी ने चलिए। कागज पकड़ा दिया अब आप फिर इस्तीफा देना तो शुरू कर दें। इसका मतलब So, बहुत एहतसाब सारे- बिल्कुल बराबरी से हो रहा है, अलबत्ता उधर और opponents- ग्रेस के साथ चल रहा है। अच्छा। आप ये देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट में जब कभी किसी के दामन पे कोई चीज आई है तो उसने उसका साफ दही से जवाब तभी दिया, सेनेटर ये साहब नहीं कहा आपने कि इसको prove करके दिखाओ। तभी आपने ये कहा कि इंतजार करना चाहिए था उस रिपोर्ट का जहांगीर खान तरीन साहब को, कि जिसके बाद फिर वो जो भी करना चाहते थे करें। मुझे ना वो कल रात को जो कुछ एक दो दोस्तों की जो स्टेटमेंट थी उस हवाले से कह रहा अच्छा। था कि उनका वो जो हॉकिश रवैया था ना, वो- अभी ये ओके। लोग हमारे साथ पार्टी चलें। में, उस वजह से मैं कह रहा था ओके। थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। अच्छा, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, क्योंकि आपके आने से पहले बड़ी हमने अमार मसूद साहब से तज्जिया करवाया इन पूरे हालात पे, मैं जानना चाहूंगी, सेनेटर ओवन अब्बास भी कहते हैं कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई खौफ नहीं है, एक तरफ ग्रुप बना लेना, फिर ये कहना हम तहरीक इंसाफ के साथ भी हैं, किस किस्म का दबाव इस वक्त जहांगीर खान तरीन साहब डाल रहे हैं खान साहब पर? कितनी ये हुकूमत परेशान कुन आपको लगता है कंडीशन में है, या कोई परेशानी नहीं है इनको? देखें, सुबह से सारे लोग जो ट्विटर पे कह रहे हैं हम इमरान खान के साथ हैं, ये वजाहतें देने की कब ज़रूरत पड़ती है कि हम इमरान खान के साथ हैं? ये कोई सवाल है जिसका शिबली फराज से लेके असद उमर से लेके फवाद चौधरी से लेके सभी जो ट्विटर ट्रेंड्स बना रहे हैं और जो जहांगीर तरीन पे वो पैनिक ही तो शो कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि हर चीज़ का एक ड्यू कोर्स है। मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि तरीन और इमरान खान की अब सुलह नहीं हो सकती। वो जितने लोगों को अपने साथ आगे ले आए हैं, इमरान खान इन सबको अगली दफ़ा टिकट नहीं देंगे, इनको बिल्कुल पार्टी से आउट कर देंगे। इन सब के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए तरीन साहब को अब स्टैंड लेना पड़ेगा और चीज़ों को आगे लेके जाना पड़ेगा। और आप देख लें कि आज पीटीआई वाले गिला कर रहे हैं कि हमारा इंतज़ार तो करते। भाई, सियासत में कौन किसी का इंतज़ार करता है? सियासत की अपनी टाइमिंग है। अभी भी उनके बंदे छोड़ के जा रहे थे। एक MNA बिलाल बड़ाई साहब को एडवाइजरशिप ऑफर हो रही थी, उसको फलां ऑफर हो रहा था, वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कह रही हैं। मैं कह रहा हूँ मरात ऑफर हो रही कि तरीन साहब को छोड़ दें। तो इसलिए तरीन साहब ने टाइमली फैसला किया है और मेरा ख्याल है कि वो अपना ग्रुप लेकर चलेंगे। और अब उनके और पीटीआई के दरमियान पहली तलाक कल रात हो गई है। 3 तलाकों का अमल है, ये वक्त वक्त से दी जाएंगी। और जिस तरह फिर तलाक होती है, फिर इद्दत होती है, फिर उसके बाद नई शादी होती है, ये पूरे अमल से तरीन साहब और उनका ग्रुप गुजरेगा। अच्छा, तो मुजम्मिल साहब ये सब बताइए ना, ये बात आपने पहले भी कही थी कि जहांगीर खान तरीन फैक्टर जो है उसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, और आपने इसी नशिस्त में हमारी कहा था। ये फरमाइएगा कि ये जो फिर अगर हम इसको इस तरह से देखें, लोग देखते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने एक तहकीकात जो है वो इनिशिएट की, उसमें अगर नाम आ गया, आप अपना नाम क्लियर कराएं। आप बिल्कुल जैसे वो कहते हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं करप्ट नहीं हूँ, मैंने सब कुछ दे दिया, उसके बाद लेट से कोर्ट्स उनको क्लियर कर देता है, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। डू यू नॉट थिंक दिस माउंट्स टू ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर? के अगर देखें, आपने हमारे साथ तहकीकात वाली सारी बात की है, अब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ कितने लोग हैं और आपकी हुकूमत को गिरा कर भी दिखा सकते हैं जब वक्त आएगा। तो लेकिन पहली बात तो ये है कि अभी मैं सेनेटर साहब की गुफ्तगू को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हुकूमत का तफ्तीश के अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हुकूमत का तफ्तीश के अमल से कोई ताल्लुक नहीं है तो अली जफ़र को तफ्तीश को ओवरव्यू करने के लिए क्यों लगाया? कैसे एक सेनेटर तफ्तीश के अमल को ओवरव्यू कर सकता है और उसमें मुदाखलत कर सकता है और देख सकता है कि ठीक तफ्तीश हो रही है या नहीं हो रही? यह हुकूमत, इसका मतलब है, तफ्तीश के अमल में मुदाखलत करती है। और इसीलिए उन्होंने सेनेटर लगाया ना कि वो तफ्तीश के अमल को ओवरव्यू कर रहे थे, उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे। सबको नज़र आ रहा है कि जहांगीर तरीन के साथ वही सलूक किया जा रहा है जो शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के साथ किया गया है।
ایک ٹارگیٹڈ احتساب ہے ان کے ساتھ. مطلب وہی احتساب جو ہے وہ خسرو بختیار کے ساتھ نہیں ہے. وہی احتساب اب آپ دیکھیں نا, چودھری پرویز الہی کا کیس اس بنیاد پر بند کر رہے ہیں کہ کو اکیوز کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بھئی ڈیتھ تو میاں شریف کی بھی ہو گئی ہے, وہ تو نہیں آپ مانتے. لیکن وہ کیپٹن کہتے ہیں صفدر کا بھی تو آج بند ہوا نا نہیں, مزمل صاحب. دیکھیں کیپٹن صفدر کا آج بند ہوا نا, تو آج تو حالات بدل گئے ہیں نا, اسی لیے تو پیٹ رہے ہیں سارے کہ حالات بدل گئے ہیں. میرا مطلب ہے تب تو نہیں بند ہوا جب تقریریں ہو رہی تھی, جب محاذ آئی تھی. اب تو سب کہہ رہے ہیں صلح ہو گئی ہے. اب تو شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں صلح ہو گئی ہے, محمد زبیر کہہ رہے ہیں صلح صلح ہو ہو گئی گئی ہے. میں تو نہیں کہہ رہا صلح ہو گئی ہے. تو صلح کے نتیجے میں ہی بند ہو رہے ہیں نا. اگر لڑائی کے دوران بند ہوتے تو بات کی جاتی. صلح کے نتیجے میں تو پہلے ہم نے 11 کلو کی ہیروئن کی ضمانت ہوتے بھی دیکھی ہے, پہلے ہیروئن ڈلتی بھی دیکھی ہے, اور پھر ضمانت ہوتے بھی دیکھی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے آرمی ایکٹ پہ جن لوگوں کے کبھی پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوتے تھے ان کے لیے پارلیمنٹ لاجز بھی کھلتے دیکھی ہیں. تو یہ تو پھر حالات بدلتے ہیں, اور بدلتے حالات کے بدلتے تقاضے ہیں. سو بدلتے حالات اس وقت زیادہ خراب آپ کو لگ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے اگلے 15 دن 1 ماہ بہت کروشل ہیں. بہت اگر خان صاحب نے بیہیو نہ کیا, اور اگر انہوں نے ریئیکٹ کیا اور انہوں نے آگے سے وہی کیا کہ مجھے کیوں نکالا والی پالیسی لی, تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو مجھے کیوں نکالا والوں کے ساتھ ہوا ہے. اچھا, اور اگر انہوں نے بیہیو کیا اور وہ سرنڈر کیا اور جن چیزوں پہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ ختم کیا, اور وہ آگے بیہیو کر کے چلنے میں چلے, تو پھر شاید کوئی 4-6 ماہ مل سکتی. اچھا. عباس آفریدی صاحب اور عمار مسعود صاحب سے کہ آخری لمحے ہیں ہمارے اس پروگرام کے. آپ نے پورا تجزیہ سن لیا, عباس آفریدی صاحب, مزمل بھائی کا بھی اور عمار بھائی کا بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے اس میں اگر آپ کی پی ڈی ایم اس طرح موجود ہوتی جس طرح کے ہونی تھی, تو زرداری صاحب نے جو کہا تھا کہ پنجاب سے اس حکومت کے خاتمے کا آغاز کیا جائے, تو آج وہ کام آ سکتا تھا. ہم ایسا کسی چیز کے حصہ نہیں بنیں گے مسلم لیگ نون کہ جس میں عدم اعتماد ہو. ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے, اور پی ٹی آئی کی جو بات ہے اس کا نیا لیڈر جہانگیر ترین ہے. میرے بھائی جیسے بہت سے سینیٹر, ایم این ایز, ایم پی ایز مہینے 2-3 بعد جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے. آنے والا ٹائم جو ہے جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے, نہ کہ عمران خان صاحب, کیونکہ جو پوزیشن جہانگیر ترین نے لی ہوئی ہے وہ یہ ثابت کریں گے کہ پی ٹی آئی میں آپ بیٹھے تھے, بنائی میں نے ہے, اور یہ پی ٹی آئی واپس میں ہی لوں گا. جس طرح وہ چل رہے ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ میں پی ٹی آئی ہوں, میں دوسری پارٹیوں میں نہیں جا رہا, میری اپنی پارٹی ہے, تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی پارٹی ہے, اور وہ آگے آنے والے وقت میں جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 40 ممبر میرے ساتھ اور ہیں, اور وہ بھی میرے ساتھ بہت جلد سامنے آئیں گے, اور اس طرح میرے خیال بہت سے لوگ ان کے پاس جائیں گے. رہی بات یہ آنے والے حالات کے مطابق, تو میں اس گورنمنٹ کو میکسیمم اگر کہتے ہیں وہ بونس ٹائم بھی دے دوں, تو جولائی اگست سے آگے جو ہے وہ کہتے ہیں اگر جہانگیر ترین صاحب وہ پہلی طلاق کو میری بھائی نے کہا, دوسری طلاق اور تیسری طلاق دیتے رہے, تو شاید جولائی اگست تک قصہ بہت زور زبردستی وہ کہتے ہیں یہ رشتہ نبھایا جائے. لیکن یہ گورنمنٹ ابھی ختم ہو چکی ہے, نظام ختم ہو چکا ہے, لوگوں کا عدم اعتماد آ چکا ہے, لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں, لوگ اس کو اور برداشت نہیں کر سکتے. ان کے اپنے ایم این ایز, ایم پی اے اپنے عوام کو فیس نہیں کر سکتے, ادھر اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, تو اس لیے اٹس اوور. آپ یہ کہتے ہیں عمار, اتنی جلدی آپ اوور ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے مزمل صاحب نے ایک ٹائم لائن بتائی ہے کہ ان کو لگتا ہے, ایک عباس آفریدی صاحب بتا رہے ہیں. دیکھیے یہ فیصلہ سارا کا سارا اس وقت نون لیگ پر منحصر ہے. وہ اگر چاہیں تو کسی وقت بھی حکومت میں آ سکتے ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق وہ نہیں آنا چاہتے. سیاست میں جو سب سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے, جان کی قربانی سے بھی شاید زیادہ, وہ اس وقت نون لیگ دے رہی ہے, اور وہ اقتدار کی قربانی ہے. وہ چاہیں تو اقتدار میں آ سکتے ہیں, نہیں آنا چاہتے اس لیے کہ وہ اپنے بیانیے پر ڈٹے ہوئے. وہ آپ نے کہا اقتدار میں نہیں آنا چاہتے, کیوں نہیں آنا چاہتے؟ اس لیے کہ یہ میں وہ تبدیلی اس نہیں کا جواب دینا چاہوں گا. جس کا وہ خواب انہوں نے لوگوں کو دکھایا. یہ بیسیکلی ایک منورنگ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے, اور کل کو جہانگیر ترین سے بڑی سہولت کے ساتھ صلح بھی ہو سکتی ہے عمران خان کی. اس طرح تبدیلی نہیں لانی چاہیے. تبدیلی وہ ہے جس میں 22 کروڑ عوام کی قوت سے
कोई हुकूमत आए, अवाम की हाकमियत को तस्लीम किया जाए, आइन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए, पार्लिमान को की इज्जत दी जाए। ये इस तरह तो आप पार्लिमान को मजीद कमजोर कर देंगे आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कब हुआ है मुजम्मिल साहब? इसमें जरा सिर्फ ऐड करना चाह रही हूँ, फिर मैं लास्ट फ्यू सेकंड्स लूंगी ऑन अब्बास साहब से। जी मुजम्मिल। जैसे कि 2 माह पहले कोई ये बयान देने को तैयार नहीं था कि हमारी पिंडी वालों से सुलह हो गई और हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, इसी तरह अमार साहब को और 1-1.5 माह इंतजार करना होगा। फिर मुस्लिम लीग नून कहेगी कि हम तो क्यों नहीं आएंगे, हमारा राइट है। वो कहेंगे हम तो 2018 में भी बना रहे थे, हमारा तो राइट था पंजाब में हुकूमत बनाना, हम क्यों ना बनाएं, जरा इंतजार कर लें महीना 1.5-2 माह। वो बयानात भी, जैसे ये बयानात आए हैं ना कि हमारी सुलह है, वैसे वो बयानात भी जरूर इक़्तिदार के लिए वो तमाम नारे, वो तमाम बयानियां कि वोट को इज्जत दो और हकीकी जमहूरी, वो फिर हवा हो जाएंगे। जैसे कि अभी जब सुलह कह रहे हैं तो हवा नहीं हुए। हाँ सही। जी सेनेटर साहब, ये तो बड़ी ग्रिम सिचुएशन पेश कर रहे हैं हमारे तीनों मेहमान के तहरीक इंसाफ जहांगीर खान तरीन साहब एक कहते हैं लीड करेंगे, और बाकी सब देख रहे हैं कि अगला महीना जुलाई अगस्त तक ज़रा मसाइल हो सकते हैं अगर सुलह नहीं हुई JKT से। रोज़ाना रात को टॉक शोज होते हैं और एक नई नई कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज आज होती हैं। कल रात तक रिंग रोड चल रहा था, आज नए लोगों के साथ एक नई कहानी जन्म लेती है। ख्वाहिशात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, फॉरवर्ड ब्लॉक तो ख्वाहिशात नहीं है ना, तो हकीकत मैं अगली बात कर रहा हूँ ना, जिस तरह मेरे तीनों दोस्तों ने कहा कि गवर्नमेंट के दिन गिने जा चुके हैं। देखिए, जैसे कि भाई ने कहा ना कि इक़्तिदार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सियासत में वो इक़्तिदार होती है, और मैं आपको ये एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे इसी तरह ईमान है कि वो कहते हैं कि मेरे लिए इक़्तिदार मैटर नहीं करता। वो उन्होंने हमेशा हुकूमत को या जिस ताकत को, जिस मनसब पे अल्लाह ने उनको बैठाया ना, उसको ईमान और खिदमत के लिए इस्तेमाल करते रह गए। कभी किसी जगह पे उनको अगर ये फेल हुआ, ये एहसास हो सका कि शायद इसके ऊपर कोई झोल आ सकेगा, तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे इसको छोड़। सो ये नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए तो मैटर कर सकता है, जिनके लिए सियासत कारोबार है, जिनके बच्चों के लिए लेगेसीज हैं, जिनके अकाउंट, जिनकी दौलत है। खान की कौन सी दौलत है, खान साहब की कौन से आपने बैठी चीजें, हर चीज कुर्बान हो सकती है। अच्छा, लेकिन अपनी जात पे, इस पे प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है, वैसे माजी में भी और अभी भी हम देख रहे हैं सियासतदान अपने उन प्रिंसिपल्स पे जिन पे वो कहते हैं कि सारी जिंदगी खड़े रहेंगे, झुकेंगे नहीं, झुकते नजर आ रहे हैं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, देखते जाइए आगे क्या होता है। अल्लाह।